अस्सलाम वालेकुम जीतू नाज़रीन, कैपिटल इनसाइड विद जहांजेब खान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सुंदर सियाज और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जहांजेब खान जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सीनियर एनालिस्ट एंड एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं और उनसे जानते हैं कि इलेक्शंस कब होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सब खैर खैरियत से हूँ। आपका सवाल है कि इलेक्शंस कब होंगे। देखें सुंदर, ये पाकिस्तान में रहते हुए इस किस्म के सवाल जब हम करते हैं तो कई लोग जो हैं वो इससे नाराज भी हो जाते हैं और कई लोग अपनी अपनी जो है कैसराइयाँ जो है वो उनको पीक पे ले जाते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के मुताबिक अगर हम बात करें तो हालात कुछ और होते हैं, मगर पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर लम्हा सूरत हाल बदलती रहती है। हमारे यहाँ तो वो सिस्टम है ना, रात को कोई और खबर होगी हाँ, और सुबह खबर बिल्कुल बदल जाएगी। आज के दोस्त कल के दुश्मन हो जाएंगे, कल के दुश्मन आज के दोस्त हो जाएंगे और अचानक एक सिचुएशन चेंज हो जाएगी और आप कहेंगे जहांजेब साहब आपने तो उस वक्त ये बात कही थी। तो जहांजेब साहब क्या करें जब आपके मुल्क के हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो जाते हैं। बिल्कुल, हमारा सबका मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है और हमारा मुल्क के हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि अगली कैसा रही या अगली एनालिसिस क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी तक के जो हालात और वाकयात को मद्देनजर रखते हुए, अभी तक की जो सिचुएशन को देखते हुए, ऑन ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए जो नज़र में आ रहा है वो यही आ रहा है कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक चीज़ सूट करती है और वो ये करती है कि वो फौरी इलेक्शंस में जाएं। फौरी इलेक्शन से मुराद यहाँ पर वक्त से पहले इलेक्शंस नहीं है, जो शेड्यूल टाइम है उसी की बात है। लेकिन एक चीज़ जो मुकर्ररा वक्त है, जो आइन में गिवन है, उसी के अकॉर्डिंगली वो इलेक्शंस की तरफ जाएं। इलेक्शंस को डिले नहीं कर सकते। इस वक्त किसी की भी ज़ाती मफाद में नहीं है कि इलेक्शंस डिले हों। इसके बहुत सारे नतायज सामने आ सकते हैं और कोई भी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि इस किस्म की कोई सिचुएशन बने। लेकिन एक सूरत हाल जो इस वक्त पैदा हो रही है वो ये हो रही है कि हो सकता है कि ये जो पार्लियामेंट है ये शायद कुछ दिन पहले अपनी मुद्दत से पहले अपने आप को तलील कर दे। और हम सबको मालूम है कि आइन में इस चीज़ की प्रोविज़न है कि अगर आइन में इसकी प्रोविज़न भी है कि अगर कोई भी हुकूमत जो है वो अपने वक्त से पहले असेंबली डिसॉल्व कर देती है, चाहे एक दिन पहले भी या एक घंटा पहले भी डिसॉल्व कर दे, तो उस हुकूमत को एक टाइम मिल जाता है। 60 डेज़ की बजाय 90 डेज़ पे वो हुकूमत चली जाती है। ये एक सूरत हाल ज़रूर बन रही है कि जिसमें हो सकता है कि हुकूमत चंद दिन पहले अपनी विलफुलिंगली अपनी असेंबली को डिसॉल्व कर दे और उस डिसॉल्व होने का नतीजा ये मिले कि अक्टूबर की बजाय नवंबर में आपके इलेक्शंस चले जाएं। ये एक सूरत हाल ज़रूर सामने आ रही है। वेयरएज़ मेरा ख्याल में इस वक्त नवंबर या अक्टूबर में ही आपके इलेक्शन इंशाल्लाह कंडक्ट होंगे। तो ये हमें क्यों देखने में महसूस होता है, क्यों ये ऐसा लगता है कि पीडीएम नहीं चाहती कि इलेक्शंस हो? नहीं, देखिए, मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का मफाद इसी में है कि इलेक्शंस हो जाएं, क्योंकि इस वक्त जो टारगेट्स अचीव होने थे, जो आईएमएफ के साथ मुआहदे होने थे, वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। आपने देखा है कि अभी आईएमएफ के साथ हमारा एक जो इमरजेंसी डील है वो साइन अप हो चुकी है और हम लोग बहुत जल्दी आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इलेक्शंस की एक वजह ये भी बनती है कि हम बजट दे चुके हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद ये कोई सूरत हाल नहीं बनती कि जिसकी वजह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पुल बैक करे। इसमें सब पॉलिटिकल पार्टी का मफाद इसी में है कि वो इस वक्त जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएं और यही इस वक्त एक मुनासिब रवैया इख्तियार हो सकता है। अच्छा जहांजेब साहब, क्या देखते हैं कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? ये तो बड़ी एक बेचैनी कह लें या फिर आप ये कह लें कि बड़ी कश्मकश का शिकार है हम। हमें कुछ खुद भी समझ नहीं आ रहा कि अगला अलग, आपको लगता है कि हमारी पीडीएम को समझ आ रही होगी कि अगला जो वज़ीर आज़म है वो कौन होगा? देखिए, मार्केट में बहुत कैसराइयाँ हैं, बहुत से लोग बहुत से नाम ले रहे हैं, बहुत से लोग बहुत सी तज्ज़िये कर रहे हैं। देखिए, इस पे तो मार्केट में बहुत सी कैसराइयाँ इस वक्त हैं, बहुत से लोग अपने अपने तज्ज़िये भी दे रहे हैं। मगर मैं जो ये समझता हूँ वो ये समझता हूँ कि जब तक इलेक्शन होता नहीं है, जब तक बैलेट जो है उसका निज़ाम सामने नहीं आता, जब तक अवाम बैलेट में अपना वोट कास्ट नहीं करती, उससे पहले कुछ कहना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। जब तक इलेक्शंस होते नहीं हैं, जब तक अवाम घरों से निकलती नहीं है, जब तक बैलेट बॉक्स में वोट कास्ट नहीं होते, तब तक ये कहना बहुत इमेच्योर होगा कि कौन इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। लेकिन हाँ, अब ये कहा ज़रूर जा सकता है कि पार्टीज़ ने अपने अपने नुमाइंदों को जो है वो मंज़र-ए-आम पे ज़रूर ले आई हैं, जिसमें सबसे इस वक्त बड़ा नाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है। आपने देखा है कि जिस तरह मियां मोहम्मद फिलहाल तो नवाज जो हलचल मची हुई है वो तो जहांगीर तरीन की पार्टी की मची हुई है। जहांगीर तरीन ने वो जहाज भर भर के पीटीआई की तरफ आ रहे थे, अब पीटीआई से जहाज भर भर के जो है वो वापस जा रहे हैं।
देखिए जहांगीर तरीन साहब या उनकी जो पार्टी है इस्तेकाम पार्टी जो है, यकीनन उनमें अभी इलेक्टेबल्स की भरमार है, लेकिन मैं ये पहले भी ये अपने एक शो में ये कह चुका हूँ, इसी बल्कि इसी शो में मैं कह चुका हूँ कि जहांगीर तरीन के पास इलेक्टेबल्स में वो तादाद नहीं है जो कि जिनकी कोई वोट बैंकिंग है, जिनको लोग जिनको हम कहते हैं फैन फॉलोइंग है, वो ऐसे कोई लोग भी उनके पास इस वक्त मौजूद तो नहीं है। आपको लगता है कि फैन फॉलोइंग की वजह से आप इलेक्शन जीत सकते हैं? एक बहुत बड़ा फैक्टर जरूर है, आपका फैन फॉलोइंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों हमारे को पुल इमरान आउट खान ने करते तो हैं। बड़ा इस पे आए हैं, लोगों ने बड़ा उसको सराहा है, तो बहुत से लोगों ने उस पे तनकीद भी की है कि फैन फॉलोइंग से आप मुल्क को बेहतर नहीं कर सकते। देखिए फैन फॉलोइंग से वोट लेना और फैन फॉलोइंग से मुल्क को बेहतर करना दो मुख्तलिफ बातें हैं, ठीक है जी। यकीनन अगर आप पॉपुलैरिटी के उस पीक पे पहुंच जाते हैं, और यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ही महबूब लीडर है और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, और उसकी वजह से उनको उनका वोट बैंक बहुत बड़ा है। अगर वोट बैंक बड़ा होने के बाद आप उस चीज को बेस बनाते हैं परफॉर्मेंस की, तो वो एक वाइज एडवाइस नहीं है। परफॉर्मेंस के लिए आपका तजुर्बा होना, आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी होता तो है। आपके ख्याल में इमरान खान नातजुर्बाकार थे? देखिए मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान ना तजुर्बाकार थे। मेरा ख्याल में इमरान खान का ये पहला वक्त था, ये फर्स्ट टाइम था, उनको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सी नए एक्सपीरियंसेस उन्होंने किए, और कई एक्सपीरियंस उनके लिए शायद फेवरेबल नहीं भी थे, उन्हें उन सब चीज़ों से भी गुजरना पड़ा। मगर उन्होंने इसको तस्लीम भी किया। हाँ, और करना भी चाहिए। एक अच्छे पॉलिटिशियन का काम यही होता है कि वो अपनी गलतियों से सीखे और आइंदा वो गलतियां ना रिपीट करे। अब जो मैं समझता हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम इमरान खान किसी वक्त कोई ऐसा वक्त आता है कि जिसमें उनको 2/3 मेजोरिटी मिलती है, तो वो एक काफी बेहतर प्राइम मिनिस्टर शायद साबित हो जाए। लेकिन अभी ये आप कह रहे हैं। ये मतलब एक तजिया है कि हर शख्स सीख कर निकलता है, हर शख्स बहुत से ये आप ऑन एयर कह रहे हैं। हो सकता है। देखिए बहुत से लोग इससे इख्तिलाफ भी करें, बहुत से लोग इसका फायदा भी। इसी प्रोग्राम में हमारा एक इख्तिलाफ भी चला था। जी, लेकिन देखिए ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है और उन गलतियों को रिपीट नहीं करता, तो वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन अगर वो वही गलतियां दोबारा रिपीट कर रहा होता है, तो डेफिनेटली इमरान खान दोबारा आ जाए तो हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है। देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि इमरान खान साहब दोबारा आ जाए तो मुल्क की सूरत हाल बेहतर हो जाए, क्योंकि इमरान खान साहब के पास फिलहाल ऐसी कोई टीम नहीं है। ये जैसे कि हम सोशल मीडिया पे बड़ा देखते हैं कि इमरान खान अगर किसी दरख्त को भी खड़ा कर देगा तो लोग उसको वोट डाल देंगे। आपने बड़ा सुना होगा, देखा होगा कि इमरान खान का नाम चाहिए। इमरान खान खुद एक ब्रांड है, उसने जिस बंदे को भी खड़ा कर देना है उस बंदे ने उस हल्के से जीत जाना है। देखिए ब्रांड की जहाँ तक बात है ना, तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इमरान खान साहब की माशाल्लाह बड़ी पॉपुलैरिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन ये कह देना कि किसी दरख्त को खड़ा कर देना या किसी चीज को भी खड़ा कर देना, मिसाल देना, ये हमारी आवाम जो 22 करोड़ 26 करोड़ आवाम है उनकी तजलील है। ये हमारी आवाम जो है माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी है, वो अपने शऊर के हिसाब से जो है लोगों को वोट देती है। क्योंकि लोग इमरान खान को फॉलो करते हैं, लोग इमरान खान के विजन को, उसके ख्यालात को फॉलो करते हैं, तो जो इमरान खान बंदा लेकर आएगा वो भी उसी ख्याल का ही मालिक होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको इमरान खान को ही फॉलो करना। जी देखें आज जो 300 के करीब इलेक्टेबल्स इमरान खान को छोड़ के गए हैं, ये कभी इन्हीं के बारे में यही कहा जाता था कि ये इमरान खान के ही टाइगर्स हैं, ये इमरान खान की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। लेकिन वो 300 टाइगर्स आज जो है किसी और झुंड में जाके जमा हो गए हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता कि कोई, हाँ जी, जो पीले पत्ते होते हैं, जो मरे हुए पत्ते होते हैं, तो गिर जाते हैं। पीले और मरे पत्ते, जो मजबूत पत्ता, जो मजबूत टहनियां, पीले और मरे हुए पत्तों को हम तो नहीं लाए थे ना, खान साहब खुद लेके आए थे। तो अब ये तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन ही नहीं था। तो फिर अगर ऑप्शन नहीं था तो वो थोड़ा वेट कर लेते, टीम बना लेते, सब्र कर लेते, एक अच्छी टीम के साथ आते और एक अच्छे चेहरे के साथ दुनिया के सामने आते। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल आपका क्वेश्चन ये था कि कौन वजीर आजम बन सकता है, तो उसमें मैंने जैसे पहले कहा कि बैलेट इसका फैसला करेगी। लेकिन चूंकि इस वक्त कई पार्टियों ने अपने अपने नुमाइंदों को सामने लाया, जिसमें सबसे मजबूत नाम इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है, और आपने देखा है कि वापस आएंगे। जी वो बिल्कुल वापस आ रहे हैं, जो प्लेटें हिल गई थी वो ठीक हो जाएंगी। जी बिल्कुल, वो इंशाल्लाह वापस आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि अभी उनके देखें बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसको उन्होंने देखना था। अच्छा, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब हैं वो अब ठीक हो गए, तंदुरुस्त हो गए हैं और अब वो पाकिस्तान आने के काबिल हो गए हैं? देखिए ये तो नवाज शरीफ साहब खुद फैसला करेंगे कि वो कब आना चाहते हैं पाकिस्तान और कब नहीं आना। जब वो आना चाहेंगे वो बिल्कुल आ सकते हैं, उनका अपना मुल्क है, जब आना चाहते।
ان کی اپنی مجبوریاں ہو سکتی ہیں کہ کئی مجبوریوں کی وجہ سے وہ گھرے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان پہ تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں. جو ان کی نااہلی کا کیس تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. نااہلی کا کیس تو بہرحال ایک آرڈیننس کے تھرو اب یہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ اب جو میاں صاحب کی جو ٹرم ہے وہ 6 سال کی جا رہی ہے. تو اٹ مینس کہ میاں صاحب اس فال میں آلریڈی آتے ہیں، تو ان کی نااہلی اب ختم ہو چکی ہے. جو ان پہ ایون فیلڈ، ہاں ان پہ ایک جو ایون فیلڈ کیس تھا، آپ کو لگتا ہے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے شیر نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں یہ خود کچھ ایسے انالیسز نہیں کر رہا. میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو حالات بن رہے ہیں ان کے مطابق میں آپ سے بات کروں کہ اب ایون فیلڈ کیس تھا وہ ان پہ ختم کر دیا گیا. ٹھیک ہے، آج کی نیوز آپ نے دیکھی کہ ان کے جو اثاثے تھے وہ جو منجمد تھے وہ ختم کر دیے گئے. ان کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے ان کے بھی اثاثے جو منجمد تھے وہ ختم کر دیے گئے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو جب وہ یو اے گئے تو ان کو یو اے میں سرکاری پروٹوکول ملا، جو ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا پروٹوکول ہوتا ہے وہ ملا. اب وہ سعودی عرب میں ہیں، تو جب وہ سعودی عرب گئے ہیں تو سعودی عرب میں بھی ان کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا پروٹوکول ملا ہے. تو یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا پروٹوکول یو اے کی گورنمنٹ اور سعودی کی گورنمنٹ کیوں دے رہی ہے؟ کیونکہ ان کو بھی لگتا ہے کہ شاید ہم نے اسی بندے کے ساتھ ڈیل کرنی ہے آگے جا کر، اور شاید اسی بندے نے جو ہے وہ بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. تو یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ انڈیکیٹر ہے، بتاتا ہے کہ شاید میاں صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر ہمیں جو ہے وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم نظر آئیں. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ تمام پارٹی نے جو ہے وہ کھل کر اس کی جو ہے وہ حمایت بھی کی ہے. یہاں تک کہ جو ناراض اراکین تھے جیسے کہ مفتاح اسماعیل صاحب تھے، خاقان عباسی صاحب تھے، وہ بھی اب اس ٹریک پہ آ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر میاں صاحب آتے ہیں تو ہم میاں صاحب کے ساتھ پوری طرح سے شامل ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ابھی جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے اپنا نام ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان سیکنڈ ٹائم دیا ہے کہ وہ صدارت کے لیے جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہیں. اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بیہائنڈ دا سینز جو ہیں وہ بہت سی پلاننگز ہو رہی ہیں. بیہائنڈ دا، دیکھیں جب یہ آپ دبئی میں میاں صاحب نے ایک ہفتہ ایکسٹینڈ کیا اپنا اسٹے، آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب بھی وہاں پہنچے، آپ نے دیکھا کہ استحکام پارٹی کے اون چودھری بھی وہاں پہنچے. ان سب نے جو آبویسلی بیٹھ کر ایک میٹنگ وہاں کی جو دبئی پلان بنا وہاں پر، ڈیفینیٹلی اس میں بہت سی چیزیں گیو اینڈ ٹیک ہوئی ہیں. کئی جگہوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی بھی بات ہو رہی ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی بات ہو رہی ہیں. استحکام کے ساتھ ابھی تک وہ بات نہیں ہو پا رہی ہے، جس کی وجہ سے استحکام پارٹی اب ایگریسولی سامنے آ رہی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ دیگر جگہوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے. تو عین ممکن ہے کہ ایک کنسنسس بنے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور آئی پی پی کا، کہ تاکہ وہ تینوں مل کر شاید پارلیمنٹ میں آپ کو نظر آئیں. جہاں زیب خان کے خیال میں، ان کے تجزیے کے لحاظ سے انہیں لگتا ہے کہ جو صدارت کی جو کرسی ہے وہ جائے گی زرداری صاحب کو، اور جو وزیر اعظم چوتھی دفعہ پاکستان میں بنیں گے وہ نہیں، ایسا ایکسپیکٹڈ ہے، میں ایکسپیکٹڈ ہے. ہاں، یہ ان کے خیال میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ چوتھی دفعہ جو ہے وہ نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے پاکستان کے. مجھے اپنی ہوسٹ سندر سریاز کو دیجیے اجازت. کیپٹل انسائیڈ ود جہاں زیب خان کے ساتھ ملیں گے ایک دفعہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ. دیکھتے رہیں نیوز باکس.